नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं जगदीश परमार आज लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर। इस पेपर में से प्यारे बच्चों करीब 70 से 80% प्रश्न बैठने की पूरी संभावना है। मैंने पूर्व में भी विज्ञान का जो पेपर अपलोड किया था उसमें से करीब 80 से 85 प्रश्न इसी में से बैठे थे। तो आज भी हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि आपके 26 तारीख को होने वाला है। तो जो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला रहेगा प्यारे बच्चों कि सभी प्रश्न अपने को क्या रहेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 80 नंबर का अपना पेपर रहेगा। तो सभी प्रश्न करना अपने को अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके क्या रहेंगे, 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इनमें सारे क्या रहेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे। तो यहाँ से आपका क्या रहेगा, टोटल कितने नंबर रहेंगे, 32 नंबर रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से लगा के आपके क्या रहेंगे, 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, जिनका तुमको क्या करना है, इसमें 30 शब्द में उत्तर लिखना है, जो कि अपने 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाले रहेंगे, जो कि अपने को 75 शब्दों में लिखना है। और इनके लिए अपने कितने नंबर रहेंगे प्यारे बच्चों, 3 नंबर के रहेंगे। इसके बाद है अपना प्रश्न क्रमांक जो है 20 से 23 तक, और 20 से 23 तक जो प्रश्न रहेंगे वो दीर्घ उत्तरी रहेंगे। इनमें अपने को शब्द सीमा रहेगी 120 शब्द, और ये रहेंगे आपके 4-4 नंबर के प्रश्न। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर निर्देशांकों के अनुसार क्या रहेगा, आपका एक मानचित्र रहेगा। तो उसको देखकर आपको उसमें फिलअप करना रहेगा। तो देखते हैं बच्चों हम कि अपना पहला प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पेपर का कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि फ्रेडरिक सरयू कलाकार थे। तो फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे प्यारे बच्चों, तो ये प्रश्न अपने को अच्छे से कर लेना है। तो ये थे अपने फ्रांस के रहने वाले थे फ्रेडरिक सरयू। तो अपना यहाँ से 1 नंबर पक्का रहेगा प्यारे बच्चों। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका यहाँ से 80 से 85% पेपर पूरा बैठेगा प्यारे बच्चों। तो आप इस पेपर को अच्छे से याद कर लें और अच्छे से तैयार कर लें। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुई थी, सन 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद ही तीसरा प्रश्न है अपना कि मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। तो मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, सन 1854 में हुई थी। अगला प्रश्न है अपना चौथा प्रश्न है सही विकल्प का कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर योजना सन 1973 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है अपना ऑब्जेक्टिव से संबंधित। तो एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, कि वह उद्योग जिसका नाम बताना है अपने को कि जो चूना पत्थर का उपयोग काय में करता है, कच्चे माल में उपयोग में लाता है। तो वो उद्योग है अपना सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों जो है अपना छठा प्रश्न है सही विकल्प का कि बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक कौन थे, मतलब कि इसकी स्थापना किसने करी थी। तो बहुजन समाज पार्टी की संस्थापना कौन थे संस्थापक, कांशीराम जी थे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों जो कि अपना रिक्त स्थान से रहेगा। अब रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू ने रिक्त स्थान चित्रों को एक श्रृंखला बनाई। तो फ्रेडरिक सरयू ने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी।
दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान में कि श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कौन से वर्ष हुई थी। तो गृह युद्ध की समाप्ति श्रीलंका में कब हुई थी प्यारे बच्चों, वो हुई थी 2009 में। तीसरा जो रिक्त स्थान है, नेपाल की राजधानी खालिस्तान है। तो प्यारे बच्चे नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। तो इसमें अपने को काठमांडू लिखना है। चौथा प्रश्न रहेगा रिक्त स्थान में कि एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी प्यारे बच्चों, तो वो रहेगी अपने जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगी। पांचवा रिक्त स्थान आएगा आपका कि सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो सांप्रदायिकता किसके मार्ग में एक बाधा है, तो राष्ट्र के विकास में एक बाधा है। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे पढ़ा लिखा राज्य है प्यारे बच्चों, जहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, वो है केरल। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना रिक्त स्थान में सातवां कि भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कितना अनुपात है श्रमिक लोगों का मजदूरों का, कि कितने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसका अनुपात है प्यारे बच्चों 7:10। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों तीसरा अपना, तो इसमें रहेगा आपका सही जोड़ी। तो अपने को रिक्त स्थान कितने प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों, 7 प्रश्न आएंगे। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है सातों ही। इसके बाद आएगा अपना सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में रहेगा आपका सबसे पहला है कि वंदे मातरम। तो प्यारे बच्चों वंदे मातरम की रचना किसने करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने करी थी इसकी रचना, इसके लेखक है वो। हिंद स्वराज की स्थापना किसने, ये या फिर ये नारा किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो ये नारा दिया था अपने महात्मा गांधी जी ने दिया था हिंद स्वराज का नारा। गुलामगिरी किससे संबंधित है, तो गुलामगिरी के संस्थापक किसे कहा जाएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले को कहा जाएगा। इसके बाद चौथा जो है अपनी सही जोड़ी में प्यारे बच्चों, वो है कि प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। तो प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा की बैठक कब हुई थी और किस जनरल के समय में हुई थी, वो था गवर्नर जनरल बेटिंग। पांचवा प्रश्न है भारत में विश्वीकरण। तो भारत में विश्वीकरण की समस्या कब थी, तो सन 1991 में। इसके बाद है छठा जो अपना है ISI। तो ये क्या है, औद्योगिक वस्तु है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से अपने को इस सही जोड़ी को भी अच्छे से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है प्यारे बच्चों। अगला जो चौथा प्रश्न आएगा अपना, वो रहेगा एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक वाक्य में उत्तर है, पहला प्रश्न है इसमें प्यारे बच्चों कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई थी। तो प्यारे बच्चों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। तो याद रखना है अपने को कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इंग्लैंड से हुई थी। अगला जो प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे बच्चों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये अपने को याद रखना है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीसरा प्रश्न है अपना एक वाक्य में, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। जो बांध बने हैं उनको आधुनिक जो भारत है, मॉडर्न इंडिया का मंदिर मतलब कि टेम्पल किसने कहा है, तो इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है चौथा अपना एक वाक्य में कि भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम बताना है प्यारे बच्चों। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत की 2 खाद्यान्न फसलें क्या है, चावल और गेहूँ। पांचवा प्रश्न है अपना इसी में एक वाक्य में प्यारे बच्चों के प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल है। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना है कि प्रतिरक्षा और विदेशी मामलों को कौन सी सूची में रखा गया है, तो ये है अपना संघ सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है छठा, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, कि समाज का विभाजन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों समाज का विभाजन जो होता है वो किन किन आधार पे होता है, एक तो भाषा के आधार पे होता है, एक जाति के आधार पे होता है और एक धर्म के आधार पे होता है। तो छठा जो प्रश्न है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो प्यारे बच्चों अपने को याद रखना है कि सामाजिक
विभाजन का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा? भाषा, जाति और धर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 7वां जो प्रश्न है अपना, वो देखते हैं। अपन अंतिम प्रश्न है ये अपना एक वाक्य का, कि भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में प्यारे बच्चों केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करने का काम किसके पास रहता है प्यारे बच्चों? तो वो रहता है अपना भारतीय रिजर्व बैंक के पास, आरबीआई के पास रहता है इसका मेन काम। जो करेंसी नोट जारी करने का काम आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला 5वां जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो है अपना सत्य और असत्य से संबंधित है। तो सत्य और असत्य में क्या है? पहला जो है अपना ऑब्जेक्टिव, के उत्पत्ति के आधार पे जैव एवं अजैव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव संसाधन है, तो ये अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो ये अपना हो जाएगा सत्य रहेगा। दूसरा है अपना कि भूमि एक असीमित संसाधन है। तो प्यारे बच्चों भूमि एक असीमित संसाधन नहीं है, ये क्या है? सीमित संसाधन है। तो ये अपना रहेगा असत्य। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो सत्य और असत्य का है, एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है। तो प्यारे बच्चों ये अपने को पता है कि एंथ्रेसाइट वाला कोयला क्या कहलाता है? सर्वोत्तम या सबसे उच्च श्रेणी का कोयला है। इसके बाद है चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। तो ये कथन पूर्णतः सत्य है प्यारे बच्चों कि बंदरगाह कैसे बनता है? जब जल और थल दोनों को मिला दिया जाता है तो उनके मिलने से बना स्थान क्या कहलाएगा? बंदरगाह कहलाएगा। तो ये जल और थल का मिलन स्थल होता है। 5वां प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो यह पूर्णतः सत्य कथन है प्यारे बच्चों कि ब्रुसेल्स में ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है छठा, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। तो ये कथन भी सत्य है कि लोगों में असमानता किन किन चीज़ों से होती है? तो उनकी लैंगिक असमानता के कारण। तो इस प्रकार से अपने को प्यारे बच्चों सत्य और असत्य भी कर लेना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अपना अगला जो रहेगा प्यारे बच्चों प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न जो आता है अपने जो आएंगे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? ये अपने को अच्छे से करना है। और प्यारे बच्चों जो भी प्रश्न अभी छठे से लगाकर अपने जो 23-24 तक जो प्रश्न रहेंगे, तो इन सभी के आंसर भी मैं आपको उत्तर सहित अभी जो वीडियो है इसके अंत में बताऊंगा, सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें और समझें कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे और किस प्रश्न में आपको क्या उत्तर लिखना है, वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद है अगला है जमशेदजी जीजीभॉय। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये परीक्षा में आपके आएगा। जमशेदजी जीजीभॉय कौन थे? इसके बाद प्रश्न रहेगा 7वां प्रश्न जो आएगा आपका, गाथा गीत से क्या आशय है प्यारे बच्चों? तो ये भी अपने को अच्छे से याद करना है कि गाथा गीत किसे कहा जाता है। अगला रहेगा प्लाटेन से क्या आशय है? ये प्रश्न भी अपने को अच्छे से करना है। 8वां प्रश्न जो आएगा अपना प्यारे बच्चों वो रहेगा मृदा अपरदन से क्या आशय है? तो मृदा अपरदन का प्रश्न भी अपने को याद करना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है अपना कि बांगर क्या है? तो बांगर क्या है इससे संबंधित भी अपने को लिखना है कि बांगर क्या होता है, वो अपने को बताना है। अगला जो 9वां प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों वो रहेगा अपना कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो अभ्यारण्य किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? जहाँ पे सभी जीवधारियों के संरक्षण के लिए बनाई गई एक संस्थान होता है जिसमें जीवधारियों का संरक्षण किया जाता है या फिर उनकी देख रेख की जाती है, तो वो उसका अभ्यारण्य कहलाएगा। केंद्रीय वन आयोग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, 2-2 नंबर के लिए आपके लिए ये। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न उत्तर नोट कर लेने हैं और अच्छे से याद कर लेने हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, तो मैं वीडियो के अंत में इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? यह प्रश्न भी आईएमपी क्वेश्चन रहेगा।
जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों? कि इसकी लागत के कारण, मतलब कि इसकी जो कीमत है इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। समरूप समाज से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न भी अपने को अच्छे से करना है। अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या आशय है? ये जो कहाँ पे चला था प्यारे बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में चला था। तो ये दो नंबर में अपने लिए क्या रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? ये प्रश्न भी अच्छे से करना है। और लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का क्या कारण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको अपने को याद करना है। 13वां प्रश्न जो रहेगा प्यारे बच्चों अपना रहेगा व्हाट इज मनी, मतलब कि मुद्रा क्या है? तो मुद्रा के बारे में अपने को बताना है कि मुद्रा किसे कहते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों, विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। तो इसके बाद 14वां जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है अपना वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न भी अपने को अच्छे से करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हो? ये प्रश्न भी प्यारे बच्चों अपने को अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि देखो जो प्रश्न है अपन पढ़ेंगे तो इनसे क्या है कि अपन अच्छे नंबर ला सकते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है पेपर में सामाजिक विज्ञान के, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेना। 15वां जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है अपना काला बाजारी क्या है? तो काला बाजारी व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग क्या है? ये भी अपने को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद है प्यारे बच्चों आरटीआई। आरटीआई मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? तो सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? तो ये है अपना इससे संबंधित प्रश्न, तो इसको भी अपने को अच्छे से करना है प्यारे बच्चों। सूचना का अधिकार। इसके बाद है प्यारे बच्चों 16वां जो प्रश्न है अपना वो है स्टेपलर, फुलर और कोडिंग से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों स्टेपलर, फुलर और कोडिंग से आप क्या समझते हैं? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 16वां प्रश्न आपके लिए, तो इसको अपने को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद इसके अथवा में जो दिया है प्यारे बच्चों 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद 17वां प्रश्न जो है प्यारे बच्चों हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए। ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्यारे बच्चों, तो इनको अपने को अच्छे से करना है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18वां कि आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं या फिर उसका उदाहरण लिखना है अपने को, तो ये प्रश्न भी अपने को अच्छे से करना है प्यारे बच्चों। इसके बाद इसका अथवा वाला प्रश्न है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई 3 उपाय। तो जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए प्यारे बच्चों, वो अपने को इसमें लिखना है। अगला जो प्रश्न है 19वां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, वो है राजनीतिक दल से क्या आशय है? तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि जो समझो कि आपके पेपर में पूरे आने की संभावना है। राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं, ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि राजनीतिक दल की क्या क्या विशेषताएं, वो भी अपने को याद कर लेना है। अब जो आएगा प्यारे बच्चों अपना जो रहेगा आपका कि एक मानचित्र आएगा जो आपके कितने नंबर में रहेगा मानचित्र का, वो 3 नंबर में या 4 नंबर में आपका एक मानचित्र आएगा। तो 4 नंबर में एक मानचित्र आएगा तो दिए गए भारत के मानचित्र में। तो प्यारे बच्चों अपने को मानचित्र कौन से तैयार करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अपने को अब्रक और मैग्नीज के क्षेत्रों को दर्शाना है कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है। जैसे कि अजमेर है, ठीक है, हजारीबाग है और बालाघाट है और सुंदरगढ़ है। तो इनको कहाँ कहाँ पे अपने को दर्शाना है वो बताना है। और इसके अथवा में जो है प्यारे बच्चों वो एक और दे रखा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के आधार पे भी अपने को क्या बनाना है, इनको बताना है। तो वो है रानीगंज, कोयरा, विजयपुर, सोनीपत। तो इनको भी अपने को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद है अपना 21वां जो प्रश्न रहेगा
वो रहेगा असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। तो 21वां प्रश्न रहेगा अपना, वो रहेगा असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। तो इसे भी अपने को अच्छे से करना है। तो 21वां जो प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों, ये रहेगा अपने 4 नंबर में आएगा कि असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। इसके अथवा में रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी अपने को अच्छे से कवर कर लेना है प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है 22वां प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों के को लिखिए कि लोकतंत्र में कौन कौन से 4 तत्व है जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इन प्रश्नों को भी अपने को अच्छे से करना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो है लोकतंत्र की बाधा को दूर करने वाले कोई 4 उपाय बता दीजिए। तो लोकतंत्र की बाधा को दूर करने वाले प्यारे बच्चों 4 उपाय बताना है अपने को। तो ये प्रश्न अपने रहेंगे 4 नंबर में। प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23वां प्रश्न जो है आपका उपभोक्ता जागरूकता का महत्व। प्रश्न क्रमांक 23 जो रहेगा आपका उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित रहेगा कि इसके महत्व के 4 बिंदु लिखिए। इसके अथवा में आएगा प्यारे बच्चों उपभोक्ता शोषण के 4 बिंदु। तो उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है उसके भी अपने को क्या बताना है, 4 बिंदु बताना है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का अपना जो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर कि जो आपके 26 तारीख को आने की पूरी इसकी संभावना है कि इसमें से करीब 80 से 85% प्रश्न बैठेंगे। तो चलिए बच्चों, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो प्रश्न हैं इन सभी के मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, हम इन सभी प्रश्नों के आंसर भी देख लेते हैं कि इनके उत्तर क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और इनके उत्तर क्या है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इसी में मैंने बताया था कि आपको वीडियो के अंत तक इसके सारे प्रश्नों के भी उत्तर आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर में हम देखते हैं अपना जो है इसमें पहला जो प्रश्न था, जैसे कि इसमें प्रश्न जो दिया है अपना कौन सा, जैसे कि गाथा गीत। गाथा गीत से पहले कुछ प्रश्न है प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है अपना वो रहेगा प्यारे बच्चों कि उसका उत्तर है अपना कि जमशेदजी जीजीभोई। तो जमशेदजी जीजीभोई वाला जो प्रश्न है ये अपने को अच्छे से करना है। और जिनके पास अगर कोई पढ़ने का स्रोत नहीं है या अगर लिखा हुआ उत्तर नहीं है तो आप ये प्रश्न नोट कर सकते हो और इसका उत्तर भी लिख सकते हो यहाँ से। तो देखते हैं पहला प्रश्न प्यारे बच्चों। जो कि आपका पहला प्रश्न है वो रहेगा इसमें जमशेदजी जीजीभोई कौन थे। तो जमशेदजी जीजीभोई प्यारे बच्चों भोई टाटा भारत के क्या थे, उद्योगपति थे। जमशेदजी टाटा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी जिसको कि टिस्को के संस्थापक भी कहा जाता है इन्हें, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, गुजरात के नवसारी नाम के छोटे कस्बे में पारसी पादरियों के परिवार में हुआ था और बाद में उन्होंने ही टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की स्थापना की। टाटा को भारत में भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। तो ये था अपना प्रश्न। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है प्यारे बच्चों।
इसके बाद आता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये उसका आंसर है प्यारे बच्चों। तो एक राजनीतिक दल क्या होता है, लोगों या निकायों का एक संगठित समूह होता है जो किसी देश के मामलों को चलाने के लिए चुनाव के माध्यम से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। यह अक्सर सार्वजनिक पद के लिए उम्मीदवारों को आगे बढ़ाता है। लोकतंत्र में नेताओं को चुनाव में पद के लिए दौड़ाना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, नेताओं को चुनाव में पद के लिए दौड़ाना, मतलब कि राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न था अपने पेपर में प्यारे बच्चों के, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय हैं। तो उपभोक्ता जागरूकता से आशय हैं प्यारे बच्चों कि उपभोक्ता जागरूकता एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति समझ उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के विपणन किया जा रहा है और बेचा के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारियों के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस अवधारणा की कितने श्रेणी में बांटा गया है, 4 श्रेणी में बांटा गया है प्यारे बच्चों। वो है सुरक्षा, पसंद, जानकारी और सुना जाने का अधिकार। इसके बाद अगला जो प्रश्न था अपना उसमें पेपर में प्यारे बच्चों, वो था सूचना के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो सूचना का अधिकार क्या होता है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों कि नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, फिर है भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना। तो मुख्यतः सूचना के अधिकार के मुख्य उद्देश्य क्या थे प्यारे बच्चों कि नागरिकों को सशक्त बनाना था, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही बढ़ाना। भ्रष्टाचार को रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य है और लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना। इसके बाद है प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न था अपना कि कालाबाजारी से आप क्या समझते हैं। तो कालाबाजारी का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि कालाबाजारी एक आर्थिक गतिविधि है। कालाबाजारी क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है जो सरकार द्वारा स्वीकृत चैनलों के बाहर होती हैं। कालाबाजारी एक आर्थिक गतिविधि है जो सरकार द्वारा स्वीकृत चैनलों के बाहर होती हैं। अवैध बाजार लेन देन आमतौर पर टेबल के नीचे होते हैं ताकि प्रतिभागियों को सरकारी मूल्य नियंत्रण या करों से बचाया जा सके। तो ये था अपना कालाबाजारी वाला प्रश्न प्यारे बच्चों। ये सारे प्रश्न अपने 2 नंबर के लिए रहेंगे, तो आप इनको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद बहुत ही IMP क्वेश्चन रहेगा, वैश्वीकरण क्या है और इसकी परिभाषा। तो प्यारे बच्चों वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन वैश्वीकरण कहते हैं। स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीक, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोग होती है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। तो ये था अपना वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मुद्रा किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी आपका 2 नंबर में ही रहेगा। तो कागज या सिक्कों के रूप में सरकार द्वारा जारी किया गया और अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाने वाला धन। कागज या सिक्कों के रूप में सरकार द्वारा जारी किया गया और अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाने वाला धन क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाती है। वस्तु विनिमय में वस्तुओं और सेवाओं का अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए सीधे आदान प्रदान किया जाता था। आधुनिक दुनिया में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के प्राथमिक साधन के रूप में मुद्रा ने वस्तु विनिमय का स्थान ले लिया है। तो ये था अपना मुद्रा की परिभाषा या मुद्रा किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निर्णय लेने में देरी का क्या कारण है। तो निर्णय लेने में देरी का क्या कारण है, तो ये अपरिहार्य विलंब है प्यारे बच्चों। आमतौर पे विवादकर्ता जानबूझकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को रोकने के लिए देरी का इस्तेमाल करते हैं।
आम तौर पे क्या होता है कि जो विवाद करने वाला होता है वो क्या करता है, जानबूझकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या करता है, वो देरी का इस्तेमाल करता है। हालांकि देरी एक कठिन बातचीत प्रक्रिया है का स्वाभाविक परिणाम भी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि पार्टियां आम सहमति बनाने में शामिल हैं तो सभी पार्टियों को किसी समझौते पर सहमत होने में काफ़ी समय लगता है। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये वही है, लोकतंत्र में देरी निर्णय लेने में देरी क्यों होती है, उसका क्या कारण है। तो लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी इसलिए होती है क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र से तात्पर्य है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होता है। लोकतंत्र में शासन व्यवस्था अनेक लोगों के सामूहिक हाथ में सामूहिक रूप से होती है। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों के, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। तो उससे संबंधित जो प्रश्न था उसका आंसर है कि 1966 में क्या हुआ था, अश्वेत शक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ था। ठीक है, जो कि मोटे तौर पर 1966 से लेकर 1975 तक चला। इसमें नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्देश्यों को वृहत बनाया गया। इसमें क्या किया गया था, नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्देश्यों को वृहत बनाया गया और नस्लीय गौरव, आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता और गोरे अमेरिकियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति को शामिल किया गया है। यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों की, सीधा अश्वेत शक्ति आंदोलन ये था कि जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद है अगला जो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्यारे बच्चों। उसका आंसर है कि झूठ को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है या सोने वाला रेशा भी क्यों कहा जाता है। तो झूठ को सुनहरा रेशा या सोने वाला रेशा भी कहा जाता है। इसका एक कारण है, इसका रंग क्या होता है, सुनहरा होता है जूट का। यह अत्यंत उपयोगी रेशा है। जूट एक रेशेदार फसल होती है जिससे रस्सी, बोरी, तिरपाल, तंबू, कागज, थैले, कपड़े आदि से जैसे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसकी मांग कम होने का मुख्य कारण है प्लास्टिक का जो प्रचलन बढ़ रहा है, ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग करना। तो प्यारे बच्चों ये था अपना कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, या फिर इसकी जगह आ जाए कि सोने वाला रेशा क्यों कहा जाता है। तो ये होता है, इसके रंग क्या होता है, सुनहरा होता है, इसीलिए इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। केंद्रीय वन आयोग क्या है प्यारे बच्चों। तो केंद्रीय वन आयोग की स्थापना सन कब हुई थी। 1965 में केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय वन आयोग की स्थापना करी थी। केंद्र सरकार ने सन 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी। इसका क्या कार्य था, इसका कार्य है सूचना एवं डेटा एकत्रित करना। केंद्रीय वन आयोग का उद्देश्य था सूचनाओं और डेटा को एकत्र करना, तकनीकी सूचनाएं प्रसारित करना, बाजार अध्ययन एवं वन विकास कार्यक्रमों में लगे संस्थानों का समन्वय करना था। तो केंद्रीय वन आयोग की स्थापना सन 1965 में हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे प्यारे बच्चों के, सूचनाओं और डेटा को एकत्रित करना, तकनीकी सूचना प्रसारित करना, बाजार अध्ययन व वन विकास कार्यक्रमों में लगे संस्थानों का समन्वय करना था। अगला था प्यारे बच्चों के औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है प्यारे बच्चों। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि स्टेपलर, फुलर और कोडिंग क्या है। तो स्टेपलर का अर्थ है प्यारे बच्चों कि वह व्यक्ति जो ऊन को उसके रेशे के अनुसार स्टेपल करता है या छांटता है, कि वह व्यक्ति जो ऊन को क्या करता है, वह व्यक्ति जो ऊन को उसके रेशे के अनुसार स्टेपल करता है या फिर उसे छांटता है। और फुलर का अर्थ है प्यारे बच्चों कि वह व्यक्ति जो पूरा करता है चुन्नट की करके कपड़ा इकट्ठा करना, चुन्नटों के सहारे कपड़े को एकत्रित करना क्या कहलाता है, फुलर कहलाता है। वो कोडिंग क्या होता है प्यारे बच्चों कि वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन जैसे रेशे कताई से पहले तैयार किए जाते हैं। मतलब कि
कोडिंग का क्या होगा प्यारे बच्चों की कोडिंग किसे कहेंगे, तो कोडिंग में क्या हो जाएगा, कपास जो और ऊन जो होते हैं जिनको काटने से पहले क्या किया जाता है, इन रेशों को काटने से पहले तैयार जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। ये कपास और ऊन को काटने से पहले जो तैयारी की जाती है वो इसकी क्या कहलाती हैं, कोडिंग कहलाती हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों इसके बाद, समरूप समाज से आप क्या समझते हैं, तो समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है प्यारे बच्चों जिसमें काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। नाम से पता चल रहा है कि समरूप समाज किसे कहते हैं, तो समरूप समाज वह समाज होता है जिसमें काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। इनके बीच संस्कृति और जाति पर आधारित असमानता बेहद कम पाई जाती हैं। समरूप समाज एक ऐसी समाज होता है, समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है, समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। समरूप समाज में सभी सदस्य एक सी परंपराओं का अनुपालन करते हैं। तो ये अपने को याद रखना है प्यारे बच्चों कि समरूप समाज किसे कहते हैं। तो इसका सीधा अर्थ है कि समरूप समाज एक ऐसे समाज होता है जिसमें काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं, चाहे वो संस्कृति से संबंधित हो, चाहे सामुदायिक हो, चाहे जातिवादी हो। अगला है प्यारे बच्चों, प्लाटेन से क्या तात्पर्य है। यह बहुत ही आईएमपी प्रश्न रहेगा 2 नंबर के लिए कि प्लाटेन, लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन क्या होता है, एक बोर्ड होता है। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है, जिसे कागज़ के पीछे दबाकर क्या किया जाता है, टाइप की छाप ली जाती है। ये कहलाता है प्लाटेन। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में ये काय का बनने लगा है, इस्पात या लोहे का बनने लगा है। पहले ये काठ का बोर्ड बनता था, अब ये इस्पात या लोहे का बनने लगा है। इसमें भी वही प्रश्न है अपना, प्लाटेन से क्या आशय है, ये डबल रिपीट हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, नकद एवं व्यापारिक फसलें से क्या आशय है। तो नकदी फसलों को व्यापारिक फसल भी कहते हैं। किसान नकदी फसलों को दूसरे उद्योगों के लिए उगाता है और फसल को बेचकर तुरंत नकद राशि प्राप्त करता है। प्रायः नकदी फसलों की खेती बड़े स्तर पर की जाती है और उत्पादन की मात्रा अधिक रहती है। नकदी फसलों में उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। भारत में पैदा होने वाली नकदी फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, सरसों, मूंगफली, दाल आदि को शामिल किया गया है। तो ये था प्यारा बच्चों अपना कि नकदी फसलों को की व्यापारिक फसलें क्यों कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है अपना कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी अपने को अच्छे से कर लेना है कि अभ्यारण्य प्राकृतिक या अप्राकृतिक वन क्षेत्र जो कि सरकारी एवं असरकारी संस्थाओं द्वारा संरक्षित होते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है, वन्य जीवों, लुप्त प्राय जानवरों या पक्षियों को एक सुरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध कराना होता है जहाँ वह प्राकृतिक तरीके से रह सके और अपने शिकारियों से सुरक्षित रह सके। तो ये कहलाता है प्यारे बच्चों अपना अभ्यारण्य। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बांगर क्या है। पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा बांगर कहलाएगा। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों ये सामाजिक विज्ञान के पेपर में कि मृदा अपरदन बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कटे जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। कि प्यारे बच्चों जो बरसात होती है तो बरसात में पानी के बहाव से जो मिट्टी का कटाव होता है वो क्या कहलाता है, उसका मृदा अपरदन कहलाता है। जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि पानी बह के आएगा तो आसपास की जो मिट्टी बह के चली जाएगी। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, गाथा गीत से क्या आशय है। ये वो रिपीट हो गया है प्रश्न कि गाथा गीत लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है। ये गीत भारतीय जनमानस के वीरों से सहज लगाव के कारण गाए जाने वाले गीत होते हैं। ये लोक कथाओं के वीर नायकों की स्मृति में और जोश और आक्रामक भाव भंगिमा से
गाए जाने वाले गीत होते हैं। इन्हें सुनकर क्या होता है, करुण, वात्सल्य और श्रृंगार रस भी क्या होते हैं, इनको में समावेश होता है, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन गाथा गीतों के अनुसार शीर्षक भी हैं, जो अधिकांश गाथा के नायक के नाम से संबंधित हैं। इसके बाद है अगला है जमशेदजी जीजूभाई, जो कि अपना पहला प्रश्न था प्यारे बच्चों, इसको अपनों वीडियो के शुरुआत में ही कर लिया। तो ये था प्यारे बच्चों जो मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर बताया था, उसमें जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल था। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों का हल बताया है, और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों 80 से 85% पेपर आपका यहीं से बैठेगा। तो आप सभी इस पेपर को पूरा तैयार कर ले, अच्छे से याद कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।